जी गोपाल जी, मैं आपसे ही शुरू कर रहा हूँ कि जो टाइमिंग है एज ऑफ रिवाइवल का, व्हाट इज द टाइमिंग या पीरियड? 1450 टू 1550। ठीक है। मैं मुनेश्वर भाई से जानना चाहूंगा कि वाई 1453 इज इम्पोर्टेंट, 1453 क्यों इम्पोर्टेंट रहा मुनेश्वर भाई? मुनेश्वर भाई, वाई 1453 इज इम्पोर्टेंट? गोपाल जी। नो नो। ओके ओके ओके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ मुनेश्वर। या। जी जी। या या स्पेशली इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। या या now remember that I asked two questions to Gopal ji and Muneshwar bhai कि what is the period of age of revival। गोपाल जी ने बताया कि 1450 से 1550 जो एक राइट आंसर है कि एज ऑफ रिवाइवल का जो 100 साल का पीरियड होता है उसको मोस्ट प्रोबेबली वी कैन कीप इट फ्रॉम 1450 टू 1550। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया कि 1453 के इम्पोर्टेंट है। गोपाल जी ने भी बताया, मुनेश्वर भाई ने भी बताया कि तुर्क अटैक्ड कॉन्स्टेंटिनोपल। फिर मुनेश्वर भाई ने उसको एक्सप्लेन किया कि उस अटैक का क्या असर था, उस अटैक का क्या असर था, दुनिया में क्या परिवर्तन आया। और मैं फिर से एक क्वेश्चन गोपाल जी से ही जानना चाहूंगा कि गोपाल जी, जो कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। गोपाल जी। नहीं, यू आर सेइंग, आप सही बता रहे, 49 या 1492 मुनेश्वर था। 1492। मैं प्रवीण जी से जानना चाहूंगा कि अभी जो क्वेश्चन पूछा गया कि कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492, इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय वास्को डिगामा विच ईयर? प्रवीण जी। 1498 इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय वास्को डिगामा इन 1498। दैट्स गुड गुड गुड। Now next question to Aparna ji. Aparna ji, who invented telescope? Aparna ji, who invented telescope? कल अभी मैंने बताया था। Do you remember? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, गैलीलियो और विलियम टेक्सटन। Okay, that's good. Galileo. Now the next question to मिथिलेश भाई कि प्रिंटिंग प्रेस, who invented printing press? 1476 इन इंग्लैंड। और इंग्लैंड से पहले कब हुआ है? 1473। या 1473। तो एक बहुत अच्छा आप लोग रिस्पांस दे रहे हैं। अपर्णा जी से क्वेश्चन पूछा गया कि हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप, तो उन्होंने बताया कि गैलीलियो इन्वेंटेड टेलीस्कोप। उसके बाद माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज मिथिलेश जी से कि हु इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस, उन्होंने बताया कि विलियम कैक्सटन ने किया हुआ था। नाउ आई वांट टू नो द नेक्स्ट पॉइंट कि व्हेन यू टॉक अबाउट कॉन्स्टेंटिनोपल, तो माय क्वेश्चन टू कमलेश जी, आर यू गेटिंग माई वॉइस? कि मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट वाज कॉन्स्टेंटिनोपल?
कमलेश जी। कमलेश जी आप अनम्यूट, यहाँ पे आपका नाम लिखा है, वहां पे आप टच करेंगे, माइक बना हुआ है, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। सुरभि जी। सुरभि जी। कॉन्स्टेंटिनोपल क्या? या दैट्स गुड, इट वाज द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर। सुरभि जी आपसे ही क्वेश्चन है कि रिनेशा वाज अ पैन यूरोपियन मूवमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय पैन यूरोपियन? Yeah, the movement which covered the whole Europe. Now the next question आपसे ही है सुरभि जी कि when we talk about कि रिनेशा जो है पैन यूरोपियन मूवमेंट था, इट कवर्ड द होल यूरोप। रिनेशा के साथ एक और मूवमेंट चला था, उसका नाम था रिफॉर्मेशन। व्हाट डू यू मीन बाय रिफॉर्मेशन? फिर से। Yeah, that's good. Reformation was a spiritual movement related to purity of heart and soul. और रिनेशा को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? Yeah, it was an intellectual movement. नाउ आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है कि इट केम इन इटली इन विच सेंचुरी? या नाउ कमलेश भाई से क्वेश्चन है, कमलेश भाई आर यू गेटिंग माय भाई? सोनिया जी से मेरा क्वेश्चन है, सोनिया जी रिनेशा केम इन इटली इन 14 सेंचुरी, बट इन फ्रांस, फ्रांस में किस सेंचुरी में आया? फ्रांस में 15 सेंचुरी में आया। इंग्लैंड में किस सेंचुरी में आया? इंग्लैंड में 16 सेंचुरी में आया। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि सोनिया जी ने बताया कि कैसे कैसे सिचुएशन है। 14 सेंचुरी में जो इटली में आया है, 15 सेंचुरी में कहाँ पे आया है? 15 सेंचुरी में आपका फ्रांस में आया है और 16 सेंचुरी में इंग्लैंड में आया है। सोनिया जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वेयर रिनेशा केम इन इंग्लैंड इन 16 सेंचुरी, तो वह एज किसका रहा होगा? रिनेशा, दैट वाज द एज ऑफ शेक्सपियर, और किस नाम से जाना जाता है उसको? या एज ऑफ एलिजाबेथन एज, या एज ऑफ शेक्सपियर। बिटिया एक पॉइंट ये बताइए कि एलिजाबेथन एज की डेट क्या है? 1603। 1603 एलिजाबेथन एज की डेट सोनिया जी ने बताया कि 1558 से लेकर के 1603 ईस्वी तक है। आपसे ही सोनिया जी एक और क्वेश्चन है कि जब आप एलिजाबेथन एज को देखती है, जब आप रेनेशा को देखती है, तो मैंने आपको बताया कि रेनेशा का जो ये था यह पैन यूरोपियन मूवमेंट था। रेनेशा जो है एक तरह से क्या था, इट वाज अ मूवमेंट अगेंस्ट द मिडिल एजेस। तो जो मिडिल एजेस का वह कौन सा पॉइंट था जिसको हम देखते हैं कि ये एक बिल्कुल डिस्कार्ड कर देता है? इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट द मिडिल एजेस। और मिडिल एजेस में बहुत सारी बुराइयां थी, नेगेटिव पॉइंट था। उन उन बुराइयों में कौन सा ऐसा पॉइंट था जिसको रिनेशा के लोग जो है मानने से इनकार कर देते, एंड दे वांट फ्रीडम? या दैट्स गुड, इट वाज अगेंस्ट द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम। मिथिलेश भाई कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज फ्यूडल सिस्टम? You can use the word monarchy system, but when we say कि feudal system was the monarchy system, it might be the characteristic, but you have to say a system of landlord and ladies in which you find that they were the owner of the land and the peasants were only the workers and they have been suppressed. It was a system of suppression and oppression. बहुत सिंपल से शब्द में जो फ्यूडल सिस्टम था, it was the system of the suppression and oppression. Landlord and ladies were the master of the land and peasants were only the worker or daily wages and they have been exploited. यह एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया था।
या नाउ मिथिलेश जी, आपसे ही मेरा क्वेश्चन है कि व्हेन यू टॉक अबाउट दिस फ्यूडल सिस्टम, आई आल्सो टोल्ड यू कि रिनेशंस वाज द एज ऑफ, you can say, rebirth, revival and reawakening. Rebirth, revival and reawakening, especially in what sense? Yeah, 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 yeah. In other words, you want to say कि it was the age of rebirth, revival and reawakening because we come to know कि the revival of the Greco-Roman art culture, all these things we find. Yeah. नाउ आई वांट टू नो, एक और आपसे ही क्वेश्चन है कि व्हाट इज ह्यूमनिज्म? या 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 एक पॉइंट आपने बहुत बेहतरीन बताया कि मैन इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग एंड मैन इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन एनी अदर ऑब्जेक्ट और एनी अदर थिंग. So importance of man, the story related to the importance of man, this story was retold, this story was reinterpreted, this particular thing कि ultimately we all have to believe कि सारी चीज के पीछे जो है कौन है? मैन है, और मैन के इम्पोर्टेंस को कम नहीं किया जा सकता है. तो ह्यूमनिज्म जो है या क्या है? इट्स एन आइडियोलॉजी दैट टेल्स द सिग्निफिकेंस ऑफ मैन, और यह ये चीज बताता है, ह्यूमनिज्म की एक ऐसी विचारधारा है जो यह बताती है कि मैन का जो इम्पोर्टेंस है वह साइंटिफिक है, लॉजिकल है, और एक तरह से कहा जा सकता है कि जैसे आपने कहा कि मैन इज इन द सेंटर या कॉज ऑफ सेंटर, और ही इज मच इम्पोर्टेंट या ही इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन एनी अदर थिंग. वह उनकी तुलना में और सब चीजों से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो ये ह्यूमनिज्म का सिचुएशन रहा. अपर्णा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलिज्म? अपर्णा जी, इफ आई यूज द वर्ड उदारवादी, देन हाउ वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? हिंदी हिंदी में ही आप बताइए उदारवादी से क्या मतलब है. ओके, दैट्स इट मैन, दैट्स इट. प्रवीण जी, लिबरलिज्म. मुनेश्वर भाई. जी. 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 या 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 या
हाँ हाँ। नहीं सही है। या 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 नहीं सही है मानवतावादी सोच। और जो लिबरलिज्म है, सबसे बड़ा चीज यही है कि जो आपने एक्सप्लेन किया कि ये एक सिस्टम की वजह से आया। और वह सिस्टम यही था कि दैट वाज अ मच कॉम्प्लेक्स सिस्टम, एंड इन दैट सिस्टम ह्यूमन बीइंग्स वर एक्सप्लॉइटेड। So against that exploitation, the concept was given that we have to be liberal, we have to show sympathy, we have to show empathy, we have to be kind hearted, we have to be generous। और वही सबसे बड़ा चीज आता है कि जो आपने एक्सप्लेन किया उस सिचुएशन को। और साथ ही साथ एक जो मिथिलेश जी ने बताया था कि अच्छी बात कि मैन इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। So you will come to know कि when we talk about liberalism, it shows that कि the particular system of exploitation which we see in the Middle Ages, that particular system should be eradicated by giving the shower of generosity, by giving the shower of kind-hearted nature, and you can say कि showing pity, एंड समथिंग सम दीज वर्ड्स जिसमें कि लोगों के प्रति सहानुभूति हो, इम्पैथी हो, सिंपैथी हो, पिटी हो, मर्सी हो। वी हैव टू शो दीज थिंग्स टू ह्यूमन बीइंग बिकॉज they all are the brothers and sisters, we all are the sons and daughters of one god ultimately, and our earliest forefathers were Adam and Eve। such a kind of concept we found that is the concept about liberalism। हमें लिबरल होना चाहिए, बहुत ज्यादा चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, सड़ी गली चीजों में बंद करके नहीं रहना। यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ह्यूमनिज्म का मतलब कि द स्टडी ऑफ ग्रीको रोमन आर्ट कल्चर एंड सिविलाइजेशन, दिस इज व्हाट दिस इज ह्यूमनिज्म। द स्टडी ऑफ ग्रीको रोमन आर्ट कल्चर एंड सिविलाइजेशन, दिस इज ह्यूमनिज्म। But when we talk about you can say liberalism, through this study, man found that they are able to change their complex nature। जब उन्होंने इसको पढ़ना शुरू किया, किस चीज को पढ़ना शुरू कि ग्रीको रोमन आर्ट और कल्चर में मैन की तस्वीर कैसे थी, मैन कितना खुल करके लव को लेकर के उसके अंदर फीलिंग्स है, इमोशंस है, सबको सम्मान देता है। ये बात आपको कहाँ से मिलेगी? आपको पेट्रार्च के सॉनेट्स, इसीलिए मैंने यूज किया था कि पेट्रार्च वाज द फर्स्ट ह्यूमनिस्ट। तो जब ये पेट्रार्च के यहाँ से मिलती है, तो पेट्रार्च को पहला ह्यूमनिस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने जो ह्यूमनिज्म का फलसफा है, मतलब जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसकी खूबसूरती है, he described, he told, and what is कि love, emotion, feelings, unlocking of heart, unlocking of mind। ऐसा ना हो कि we have taken a डंडा या we have taken a stick and just giving only order and the people are only following। We are not Hitler, we are not Mussolini, there should be no dictatorship। Even we were living in the age of monarchy, but all the people, those who were living that time, उनमें जो है ये फीलिंग डेवलप हुई कि think about Socrates, think about Aristotle, think about Plato, or see Greek tragedy, see Greek comedy, and come to know कि कैसा साहित्य वहाँ का था, कैसा सोसाइटी थी, सभी लोगों को फ्रीडम था, खुल करके बात करते थे, अपनी बात को रखते थे। और इस तरह का जो फ्रीडम है उन लोगों को दिया गया। तो लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी है जो इंसान के फ्रीडम की बात करता है। लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी है जो इंसान के इम्पोर्टेंस की बात करता है। लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी है जो इंसान के सम्मान की बात करता है। लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी है जो इंसान को एक कहता है कि वी हैव टू शो सिंपैथी, वी हैव टू शो इम्पैथी।
to the poor people are those people who are living, and all the people are sons and daughters of one God. We all are the brother and sister. We have to show sympathy and empathy towards each other. Such a type of thing. Again, I would like to say कि मिथिलेश भाई ने बहुत अच्छी बात कही थी, man is the cause of सेंटर, या मैन इज इन सेंटर, मैन इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग, हर चीज का वही। तो ये चीजें उसकी इंपॉर्टेंस को, ग्लोरिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग सोल, या यू कैन से एडमिरेशन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि मैन कोई आसान चीज है, छोटी मोटी चीज नहीं कि उसका एक्सप्लाइटेशन किया जाए। नाउ इसके बाद जो है प्रवीण जी, आपको मेरी आवाज जा रही है? प्रवीण, या प्रवीण जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सोनेट पेट्रार्च ने लिखा, आप पेट्रार्च के सोनेट के बारे में जितना कुछ जानते हो बताइए। व्हाट डू यू नो अबाउट द सोनेट ऑफ पेट्रार्च? प्रवीण जी, आप क्लास कितने दिनों से कर रहे हैं, डू यू रिमेम्बर? अभी ये बैच शुरू हुआ है, मैं इस बैच में आपको डांटना नहीं चाहता हूँ। अगर आप पेट्रार्च के जवाब नहीं दे पाए, मैं आपको परमिट नहीं करूंगा क्लास अटेंड करने की। आप उसको जो है 2 मिनट का समय देता हूँ, आप देखिए, देख करके फिर से मुझे बताइएगा। मैं यही क्वेश्चन दूसरे से पूछता हूँ। अपर्णा, मुझे पेट्रार्च के सोनेट के बारे में बताइए। प्रवीण जी, तब तक आप देखिए, कल मैंने पढ़ाया था। टेल मी अबाउट द सोनेट ऑफ पेट्रार्च। ही वॉज द फर्स्ट ह्यूमनिस्ट। ठीक है, ठीक है। नेहा, आपको आवाज मेरी जा रही है? नेहा, बिटिया, जहां नाम लिखा वहां आप टच करके अनम्यूट कर सकते। ठीक है। नहीं, म्यूट अनम्यूट करना और आपको बताना व्हाट डू यू नो अबाउट द सोनेट ऑफ पेट्रार्च। नेहा, गुड मॉर्निंग। कंचन मैडम, आपको आवाज जा रही है? कंचन मैडम। जी, हाँ, आप बताइए नेहा जी। ठीक है, सोनेट जो वर्ड है वह इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया। अपर्णा जी, आपको ये क्लियर हुआ? खास करके अपर्णा जी, और अपर्णा जी के अलावा जो है क्या नाम है, अभी प्रवीण जी, एक जो पॉइंट आया कि द वर्ड सोनेट केम फ्रॉम इटालियन वर्ड सोनेटो विच मीन्स अ टाइप ऑफ सॉन्ग। अब बेटा, आपको जो बताना है वो पेट्रार्चल सोनेट की कैरेक्टरिस्टिक। इन्होंने फिर बताया है कि जो सोनेट है, पेट्रार्चल सोनेट दो हिस्सों में बटा हुआ है, ऑक्टेव में डिवाइड है और सेस्टेट में डिवाइड है। प्रवीण जी, अपर्णा जी, ठीक है, और बताइए। ठीक है। इन्होंने, हाँ, सेस्टेट का सीडी, इन्होंने बताया कि जो इसका राइम स्कीम है पेट्रार्चल सोनेट का, ए बी बी ए सी डी सी डी, समटाइम्स सी डी सी सी डी सी। और ऑक्टेव कितने लाइन की स्टैंजा को कहते हैं? सेस्टेट 6 लाइन। तो नाउ यू केम टू नो। और क्या चीज उन्होंने, फिर से मैं बता दूं,
कि सबसे पहली चीज की सोनेट इज अ पोयम ऑफ 40 लाइन। या गोपाल जी, या आई विल गिव यू अनदर टास्क, आई विल गिव यू अबाउट शेक्सपियरन सोनेट, आपका इसके बाद ही नंबर है। आई एम एक्सप्लेनिंग हियर, आई एम टेलिंग यू कि जो सोनेट है, द वर्ड सोनेट केम फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो विच मीन्स अ टाइप ऑफ सॉन्ग। सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, is the subjective form of poetry. Petrarch is known as father of sonnet. Petrarch belongs to Italy. This is why the sonnet written by Petrarch, at the name of poet Petrarch, it has been addressed as Petrarchan sonnet because he was belonging to Italy, या जो रोम है उससे, इस वजह से इसको इटालियन सोनेट भी कहा जाता है। उन्होंने अपने सोनेट को दो हिस्सों में बांटा, ऑक्टेव और सेस्टेट में। ऑक्टेव मीन्स 8 लाइन्स स्टैंजा, सेस्टेट मीन्स 6 लाइन्स स्टैंजा। जो सोनेट है, उस पार्टिकुलर सोनेट को आप देखेंगे कि उसका राइम स्कीम ए बी, बी ए बी, बी ए सी डी, सी डी, और उन्होंने अपनी बिलव लाउरा को एड्रेस किया था, जो सोनेट है। और यू विल कम टू नो कि उनके सोनेट में गॉडेस फिगर ऑफ बिलव्ड हमें देखने को मिलता है। नाउ मैं जो अब दूसरा चीज मैं जानना चाहता हूँ, और मैं गोपाल जी से कहना चाहता हूँ कि गोपाल जी आप इंग्लिश सोनेट के बारे में बताइए कि इंग्लैंड में सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया, पेट्रार्चन जो पैटर्न था उसमें किसने परिवर्तन लाया, और फिर शेक्सपियर तक आप इसको लेके जाइए। या 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 नाइस, बहुत। यू एक्सप्लेन वेरी ब्यूटीफुली, बहुत खूबसूरत ढंग से आपने एक्सप्लेन किया। और जस्ट अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट वो सारे पॉइंट्स मैं रिपीट करना चाहूंगा जो कि गोपाल दास जी ने अभी बताया। उन्होंने सोनेट की हिस्ट्री जो इंग्लैंड से रिलेटेड है कि सोनेट कैसे आया और उसको कौन इंट्रोड्यूस किया, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हु इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लैंड, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हु, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर थॉमस यॉर्ट, WYATT, सर थॉमस यॉर्ट। इसको जो इंट्रोड्यूस करने वाले थे सर थॉमस यॉर्ट थे। दूसरा सबसे बड़ा चीज की जो सर थॉमस यॉर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने पेट्राचन पैटर्न को फॉलो किया। तो उन्होंने सोनेट की स्ट्रक्चर में, या उसका जो एक तरह से आप कहा जाए कि जो उसका फ्रेम था, जो उसका आउटर स्ट्रक्चर था, ही डिडंट ब्रिंग एनी चेंज, उन्होंने उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाया। बट यू विल कम टू नो कि एक और आदमी है जिनका नाम है हेनरी होवार्ड अर्लाप सरे। हेनरी होवार्ड अर्लाप सरे ने सोनेट के पैटर्न में काफी कुछ चेंजेस लाया। वह कौन सा चेंजेस लाते हैं? उन्होंने जहां पे पेट्रार्च ने ऑक्टेव और सेस्टेट के रूप में सोनेट को डिवाइड किया था, इंस्टेड ऑफ ऑक्टेव एंड सेस्टेट यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड थ्री क्वार्टेंस एंड अ कपलेट। थ्री क्वार्टेंस और एक कपलेट को आप पाते हैं।
कहाँ पर पाते हैं? शेक्सपियरियन सोनेट में या पेट्रार्च ने जो परिवर्तन किया। क्वार्टेट मीन्स फोर लाइन स्टैंजा, कपलेट मीन्स पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड। तो इस तरह की सिचुएशन होती है। राइम पैटर्न भी उन्होंने चेंज कर दिया। शेक्सपियर के सानेट में राइम पैटर्न जो है ए बी सी डी ई एफ जी जी। उन्होंने ये भी बताया कि जो उनका जो है सोनेट रहा है खास करके पेट्रार्च का, वह लव को लेकर के तो था, लेकिन वहां पे अनफुलफिल्ड लव था। यहाँ पे शेक्सपियरियन सोनेट में थीम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या परिवर्तन आया? लव के अलावा यहाँ पे ब्यूटी है और टाइम का भी मेंशन किया गया है। और ब्यूटी और टाइम को लेकर के या लव को लेकर के इन्होंने जिसको एड्रेस किया है, एक फेयर यूथ है जो उनका बोसम फ्रेंड थे, और उनको केवल एक इनिशियल नेम इसे डब्ल्यू एच के ही रूप में प्रेजेंट किया गया। सम पीपल से कि इट्स विलियम हर्बर्ट, लेकिन एकदम क्लियर नहीं है। बिलव्ड एक है डार्क लेडी, वी डोंट नो कि डार्क लेडी कोई नाम नहीं हो सकता है, लेकिन उन्होंने उसको रखा, डार्क लेडी को भी एक लेडी के रूप में एड्रेस किया गया। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, उन्होंने जितनी चीजें बताई है उसमें बस मैं एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा कि शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखा। एक से लेकर 126 तक यह डब्ल्यू एच को है। 127 से 152 तक डार्क लेडी को है। 153 और 54 क्यूपिड को है जो गॉड ऑफ लव है, जिनको हम काम देवता भी कहते हैं इंडिया में। उसके अलावा इनका जो शेक्सपियर का सोनेट है वो पूरे कलेक्शन के रूप में 1609 में पब्लिश होता है। मैं फिर से डेट बता दे रहा हूँ कि 1609 1609 में पब्लिश होता है। जब यह 1609 में पब्लिश होता है, जिसके जो पब्लिशर थे उनका नाम था टॉमस थार्पी। टॉमस थार्पी। सुरभि, मैं फिर से आपसे जानना चाहता हूँ कि शेक्सपियर का जो सोनेट है वो कब पब्लिश हुआ है? सुरभि, सुरभि आवाज नहीं जा रही है। कब पब्लिश हुआ? हु वाज द पब्लिशर? थॉमस थार्पी। सोनिया जी, हेलो, सोनिया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आपने सोनेट को लेके इतना सारा देखा कि सारी चीजें हुई है, तो हु हैज रिटन डिवाइन कॉमेडी? या दांते ने लिखा है? दांते रोड डिवाइन कॉमेडी। हु हैज रिटन इन्फर्नो? इन्फर्नो, INFERNO। अच्छा खैर, इन्फर्नो भी जो है यह दांते का ही वर्क है, इन्फर्नो। और आपसे ही अभी क्वेश्चन चल रहा है सोनिया जी, हु हैज रिटन द प्रिंसेस? मैकियावेली। या ठीक है, दैट्स गुड। एक लास्ट क्वेश्चन सोनिया जी आपसे है कि हु हैज रिटन मॉर्ट डी आर्थर? हु हैज रिटन मॉर्ट डी आर्थर? या टॉमस मेलोडी। गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं जानना चाहूंगा, मिथिलेश जी से मैं जानना चाहूंगा। मिथिलेश जी, आपको जो कुछ भी यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में आप जानते हैं आप बताइए। सेवन पोएट्स, फिर से मैं आपको यहाँ पे इंप्रूव कराना चाहता हूँ। दे वर नॉट सेवन पोएट्स, दे वर सेवन स्कॉलर्स, स्पेशली लैटिन स्कॉलर्स। यू डोंट हैव टू यूज द पोएट। हाँ। या थॉमस पिट। या हाँ, ब्लैंक वर्स ड्रामा, ठीक है। या
या बहुत अच्छा। यस, आप स्टार्ट करो। हाँ। या। या। या यू हैव एक्सप्लेन, या यू हैव एक्सप्लेन, लेट मी आस्क द क्वेश्चन। मैं फिर से बताना चाहूंगा दोज हु आर अटेंडिंग दिस सेशन, मिथिलेश जी टोल की जो ये आपका यूनिवर्सिटी विट्स है, इट वाज अ ग्रुप ऑफ 7 स्कॉलर्स, स्पेशली दे वर ड्रामेटिस्ट एंड प्रोस राइटर्स। ड्रामेटिस्ट थे, प्रोस राइटर्स थे, कुछ ने उसमें वो भी किया है। They were Latin scholars, and most of the works from Latin they translated in English. And you will come to know they were 7 in numbers. They studied where they studied Oxford and Cambridge University. उसके बाद उन्होंने बताया कि थॉमस किड किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते थे, फिर कुछ जो है ऑक्सफोर्ड से, कुछ कैम्ब्रिज से बिलोंग करते थे। दैट इज अनदर थिंग। लेकिन मैं एक 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 जनरल सा क्वेश्चन मिथिलेश जी से शुरू कर रहा हूँ कि व्हेन वी टॉक अबाउट टॉमस लाज का कोई इंपॉर्टेंट वर्क आप बता सकते हैं? हाँ। अपर्णा। टॉमस लाज का कोई इंपॉर्टेंट वर्क? मुनेश्वर भाई। गोपाल जी। रोजालिंड। टॉमस लाज का एक इंपॉर्टेंट वर्क है रोजालिंड। शेक्सपियर की कौन सी कॉमेडी जो है बेस्ड ऑन है रोजालिंड? एज यू लाइक। यस, एज यू लाइक इट। और मेरा क्वेश्चन जो है वो मुनेश्वर भाई से है, नो वन विल रिप्लाई। मुनेश्वर भाई, जो स्पेनिश ट्रेजिडी है किसने लिखा है? नॉट गेटिंग योर वॉइस, मुझे लगता है नेटवर्किंग इशू आपके साथ है। अपर्णा जी। स्पे, स्पेनिश ट्रेजिडी किसने लिखा है? कल ये सब डिस्कस हो चुका है। अच्छा ठीक है। कंचन मैडम। नेहा जी। टॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजिडी है, और बिटिया जो स्पेनिश ट्रेजिडी है शेक्सपियर के किस प्ले का सोर्स था? मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर। यस, हैमलेट का सोर्स रहा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो सोर्स था या किसका सोर्स रहा है? हैमलेट का सोर्स रहा है। मैं गोपाल जी से मैं जानना चाहूंगा कि जॉन लाइली के वर्क का नाम बताएं। या यूफ्यूज। और गोपाल जी फिर आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा कि प्रेज ऑफ फॉली किसने लिखा था? प्रेज ऑफ फॉली। इरास्मस। इरास्मस का था। और इसके अलावा, या इरास्मस प्रेज ऑफ फॉली, ERASMUS एपोस्ट्रोफी एस, इरास्मस प्रेज ऑफ फॉली। ERASMU एपोस्ट्रोफी एस। ERASMUS के बाद आपको एपोस्ट्रोफी का मार्क लगाना है। इरास्मस प्रेज ऑफ फॉली। I want to know who has written Maud Arthur.
थॉमस मैलोरी। और ये किस लैंग्वेज में था? लैटिन में था। लैटिन से इंग्लिश में इसको 1485 ईस्वी में किस आदमी ने ट्रांसलेट किया था? आप में से कोई भी? नहीं, ग्रीन ने नहीं बेटा। विलियम कैक्सटन। हाँ, कैक्सटन ने। या व्हाट आर यू सेइंग मिथिलेश जी? That's utopia. We are talking about Morte d'Arthur. It was translated by William Caxton in 1485 from Latin in English. और बाद में उसको पब्लिश भी वही करते, प्रिंट भी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू नो, नेहा जी से और सुरभि जी से दोनों लोगों को आवाज जा रही है? 85। सबसे पहले तो मैं सुरभि जी से जानना चाहूंगा कि बिटिया हु पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर? क्रिस्टोफर मार्लो। हु रोट द फर्स्ट हिस्टोरिकल प्ले? उनका, या क्रिस्टोफर मार्लो। क्या नाम था पहला हिस्टोरिकल प्ले का? एडवर्ड सेकेंड। नेहा जी, और आप जो भी क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में जानती हो बताइए। यस। हाँ। हाँ। टैम्बरलेन। यस। यस। इनका कोई लॉन्ग नैरेटिव पोयम बिटिया? हीरो एंड हीरो वर्शिप या हीरो एंड लिएंडर? या हीरो एंड लिएंडर। ध्यान में आपको रखना है कि हीरो एंड लिएंडर इनका क्या था? लॉन्ग नैरेटिव पोयम था। और इनके कुछ प्लेज हैं, डॉक्टर फास्टस, टैम्बरलेन, जी ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकेंड। और जैसा मिथिलेश जी ने एक अच्छी बात बताई है कि इनको फादर ऑफ क्या कहा जा सकता है, कि इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का यूज अपने प्ले में किया। और ऐसा इन्होंने तो काफी वाइड किया, लेकिन सबसे पहले जो ब्लैंक वर्ड्स है जो ड्रामा में यूज किया गया, किस ड्रामा में यूज किया गया है? ब्लैंक वर्ड्स वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच प्ले? डू यू रिमेंबर गॉरबाडक? गॉरबाडक इज व्हाट? मुनीश्वर भाई की आवाज नहीं आ रही। गॉरबाडक इज व्हाट? गॉरबाडक क्या है जिसका नाम फॉरेक्स और फॉरेक्स? फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी रिटन बाय whom? या थॉमस सैकविल एंड थॉमस नॉर्टन, गॉरबाडक। मैं मिथिलेश जी से जानना चाहूंगा, मिथिलेश जी, राल्फ राइस्टर डॉयस्टर क्या है? राल्फ राइस्टर डॉयस्टर फर्स्ट कॉमेडी। ये जो फर्स्ट कॉमेडी है राल्फ राइस्टर डॉयस्टर, इसको किसने लिखा है? गोपाल दास जी? निकोलस टूडल। या आई वांट टू नो टू सोनिया जी। सोनिया जी, सोनिया जी, हु हैज रिटन यूफ्यूज? डू यू रिमेम्बर? जॉन लाइली? कल बता जी बिटिया। JOHN, जॉन, LY? यस। Now, just I want to know one more thing. When we talk about these writers, they came and they contributed. उनका अपना एक contribution है जो बड़ा contribution है।
इसी में ही आपको एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि ब्लैंक वर्ड्स को सबसे पहले जिसने इन्वेंट किया ब्लैंक वर्ड्स को, वो कौन आदमी था? सही बेटा, हीरोइक कपलेटो है। कल मैंने बताया था, या नहीं बताया भी होऊंगा तब भी जो है इसका वीडियो मैंने डाला था। गोपाल दास जी, ये लास्ट क्वेश्चन है, अब आप लोगों को मैं और नहीं पकाऊंगा बस। नो, थॉमस यार्ट ने सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था। कोई भी आप में से? हेनरी होवर्ड अरलाफ सरे ने ब्लैंक वर्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया हुआ है। वर्जिल की किताब एनीड का जब उन्होंने लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, और वो भी दो किताबें, बुक सेकेंड एंड बुक फोर। क्योंकि वर्जिल की जो एनीड है वह सेकेंडरी एपिक है, वह 12 किताबों में डिवाइड थी। उसमें से उन्होंने केवल दो किताब का ट्रांसलेट किया लैटिन से इंग्लिश में, बुक सेकेंड एंड बुक फोर। यह घटना 1540 की है। तब उन्होंने पहली बार जाकर के किसका यूज किया था? ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया था। इसका मतलब ब्लैंक वर्ड्स 1540 के पहले मार्केट में नहीं थी। हीरोइक कपलेट था वर्जिल का एनीड, AENEID, AENEID, बुक सेकेंड एंड फोर। और आपको ध्यान में रखना, वर्जिल का एनीड किसका एग्जाम्पल है? लिटरेरी एपिक का एग्जाम्पल है। किसमें लिखा गया था? लैटिन में लिखा गया था। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ लिटरेरी एपिक रिटन इन लैटिन। बुक टू एंड फोर, 12 किताबों में से केवल उन्होंने बुक टू और फोर को लिया था। फर्स्ट शेक्सपियरियन क्रिटिक, दैट वाज द रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन, GREE, यानी उन्होंने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज करते हुए एक फ्रेज यूज किया था, अप स्टार्ट क्रो। So in this way I'm concluding this session. Be ready for tomorrow, कल के लिए जो है। और कल आप लोगों को मैंने कई वीडियोस टीच मिंट ऐप के स्टडी मटेरियल पे डाला है जो शेक्सपियर से रिलेटेड है। जो लोग इस सेशन में जुड़े हुए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो स्टडी मटेरियल पे जाके सारे वीडियोस को देख लेंगे शेक्सपियर से रिलेटेड। क्योंकि मैंने बताया कि इस क्लास को मैं इंटरेक्टिव ज्यादा बना रहा हूं, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, एक साइडेड नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको लेक्चर दूं। क्योंकि पढ़ा आपने भी बहुत है, आपको भी बहुत सारी जानकारी है, लेकिन कितना आपको याद है और कितना आप क्लास में इंगेज होते हैं, ये चीज जरूरी है। मैंने आपको होमवर्क दे दिया है। कल आपको शेक्सपियर की बायोग्राफिकल स्टडी, शेक्सपियर की ट्रेजिडी का फीचर, शेक्सपियर की कॉमेडी का फीचर, शेक्सपियर के सॉनेट पर आज बात हो चुकी है। और शेक्सपियर का जो जर्नी है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन से इंग्लैंड तक आने में, कौन कौन से थिएटर को उन्होंने ज्वाइन किया था, डॉक्टर डाउडेन ने शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को 4 हिस्सों में बांटा है, उसका क्या बेस है, उन सब चीजों को लेके बात करेंगे। सारे वीडियोस मैंने उसके लिंक शेयर कर दिए। तो नाउ कंक्लूडिंग, कमलेश भाई आपको आवाज मेरी नहीं जा रही है?